अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़े मामले से। विफाकी काबीना में मौजूद गैर मुंतखब अफराद की बात करेंगे। कोरोना से लड़ने वाले डॉक्टर जफर मिर्जा को किसने हराया? वजीर आजम के साबिक मुआवने खुसूसी बोल पड़े। समा के नुमाइंदे नईम अशरफ भट्ट को खुसूसी इंटरव्यू में बताया कि वजीर आजम से भारत से हर किस्म की दवाएं और उनका खाम माल मंगवाने की इजाज़त ली थी। बाद में सिर्फ जान बचाने वाली अद्वियात का शोर मचाया गया। ये भी कहा कि मेरा दिफा ना करने पर हुकूमत से बहुत मायूसी हुई। काबीना में मुंतखब और गैर मुंतखब अरकान में तनाव का एतराफ़ भी किया। बोले अफसोस की बात है कि गैर मुंतखब काबीना अरकान के खिलाफ मुहिम शुरू की गई। जफर मिर्जा ने मजीद क्या इंकशाफात किए, जानते हैं इस इंटरव्यू में। हमें बहुत चौकस रहने की ज़रूरत है और ये बिल्कुल बढ़ सकते हैं केसेस। इस वक्त जो केसेस हैं रिपोर्ट हो रहे हैं, मेरे ख्याल में केसेस इससे ज़्यादा हो रहे हैं। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि डेटा जो है, डेटा हमें इस्लामाबाद और सिंध से निस्बतन ज़्यादा बेहतर मिलता है। पंजाब, केपी और बलूचिस्तान से निस्बतन उसमें दिक्कतें हैं या प्रॉब्लम है डेटा के अंदर। डेटा को कभी भी छुपाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इस दफ़ा मुझे डर ये है कि अगर खुदा न खास्ता कोविड पाकिस्तान में फैला तो शायद ये शहरों की निस्बत ये जो दूसरे इलाके हैं जहाँ पे हमारी 60-70% आबादी है उनमें फैलने का इम्कान ज़्यादा है। और खुदा न खास्ता अगर उनके अंदर फैला तो फिर ये सूरत हाल बहुत ज़्यादा बेकाबू भी हो सकती है। आपकी ज़रूरत तो थी, अभी तो आप यहाँ मौजूद भी हैं, तो क्यों आपने यहाँ एक वो गवर्नमेंट कहती है हटाया, आप कहते हैं रिज़ाइन, ये क्यों हुआ? ये मैं बिल्कुल हाज़िर हूँ। जिस तरह के बहुत सारे लोगों ने ये भी अफवाह फैलाई कि जी मैं अब छोड़ के जा रहा हूँ पाकिस्तान और बाहर चला गया हूँ। आपके सामने हूँ, बिल्कुल पाकिस्तान में हूँ। आपका जो क्रेडिट है वो डिसक्रेडिट क्यों बना? एक बहरहाल उसकी कुछ सियासी वजूहात भी हैं। ये जो हमारे अनइलेक्टेड जो स्पेशल असिस्टेंट्स टू प्राइम मिनिस्टर, इनके खिलाफ एक तरह की मुहिम शुरू हो गई थी। तो फिर मैंने कहा कि ज़रा अलहदा हो जाना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ भी बड़ी हमारी अच्छी वो है इक्वेशन मेरी बनी हुई थी। मुझे तो उन्होंने ख़ुद मदऊ किया था इसके लिए, मैं बाहर बैठा हुआ था। तो हमारी इसके ऊपर डिस्कशन हुई, लेकिन फाइनली फिर फैसला यही हुआ कि मैंने सोचा कि मैं रिज़ाइन कर दूँ। तो साजिश हुई है, मीडिया के अंदर भी हुई है। मास्क का इशू था, दवाइयों का इशू, कीमतों का इशू। जब आप एक अनइलेक्टेड असिस्टेंट हैं प्राइम मिनिस्टर के और आप हेल्थ, ये मेरे केस में आप हेल्थ मिनिस्टर हैं, तो जब इस तरह की मीडिया के अंदर चीज़ें आती हैं तो हुकूमत का भी ये फ़र्ज़ है कि वो अपने ऐसे जो असिस्टेंट्स हैं या जो ऐसे वज़रा हैं जो इलेक्टेड नहीं हैं, उनके ख़िलाफ़ जब इस तरह का प्रोपेगेंडा होता है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर हो, चाहे वो मीडिया के अंदर हो, गवर्नमेंट को उनको डिफेंड करना चाहिए, गवर्नमेंट को उनका दफ़ा करना चाहिए, उनको उनके अपने ऊपर नहीं छोड़ देना चाहिए। मेरे केस में ये हुआ है और चंद एक और केसेस के अंदर भी हुआ है। ये ठीक रवैया नहीं है। वो तो सहूलतकार बन गए ना, डिफेंस करने की बजाय। ये फिर गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है कि जब आप ऐसे लोगों को, टेक्नोक्रेट्स को बाहर से बुलाते हैं तो फिर उनके अगेंस्ट जो मनफी प्रोपेगेंडा होता है उसके अगेंस्ट आप उनको डिफेंड भी करें। या तो ये कहें जी कि ये इनके ख़िलाफ़ चीज़ है तो इसलिए हम खुद फिर एक्शन लें। और अगर आपको यकीन है कि ये लोग साफ़ हैं, इनके हाथ साफ़ हैं, तो फिर उनका दिफा करना चाहिए। उस शख्स को फिर ख़ुद दिफा नहीं अपना करना चाहिए। ये मेरी बहुत बड़ी मायूसी है हुकूमत से कि आप ख़ुद लोगों को बुलाते हैं और फिर आप उनको डिफेंड नहीं करते। तो आपके ख़िलाफ़ इंक्वायरी भी शुरू होगी, वो इंडिया वाली जो थी दवाइयों का, वो क्या चक्कर था सर? वो कोई चक्कर नहीं था जी। वो जब 5 अगस्त 2019 में जब इंडिया ने कश्मीर के ऊपर वो किया तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल ठीक फैसला किया, बायलैटरल ट्रेड ख़त्म कर दी इंडिया के साथ। 50-60% अद्वियात के जो रॉ मटेरियल्स हैं वो इंडिया से आते थे। ठीक है। अब अगर इसे एक दम बंद कर दिया जाता तो वही बात कि पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाती। सही। और यही अद्वियात आपको बाहर से मंगवानी पड़ती बहुत ज़्यादा कीमत के ऊपर। तो इस सिलसिले में हमने प्राइम मिनिस्टर साहब के मशवरे के साथ
इस सेक्टर को वेवर दिला दिया। हमारी क्या कहते हैं इंपोर्ट्स हैं, नहीं लाइफ सेविंग नहीं, इंपोर्ट्स जो हैं जिस तरह पहले थी उसी तरह जारी रहेंगी। बिल्कुल प्रोपेगेंडा है, कहीं पे इसका जिक्र नहीं है, कहीं पे ये लिखा नहीं गया कि सिर्फ लाइफ सेविंग ड्रग्स जो है वहाँ से मंगवाई जाएंगी। उसके बाद बाज़ लोगों ने इस बात को ये स्टोरी बना लिया जी कि हमने तो इजाज़त दी थी सिर्फ लाइफ सेविंग मेडिसिन। कैबिनेट में उन्होंने तो मुझे दिखा दें, जब सर कैबिनेट में ये उन्होंने बात छेड़ी कुछ वज़रा ने कि लाइफ सेविंग की, तो प्राइम मिनिस्टर को तो पता था, फिर उन्होंने क्यों वो उसको, प्राइम मिनिस्टर को शायद उस वक्त जेल में उनकी ये बात नहीं थी और उन्होंने कहा जी कि आप इसे इंक्वायर करें। अब वो इंक्वायरी हो रही है, वो कहाँ इंक्वायरी है और उसमें क्या सामने आया है, क्या रिजल्ट है, उसका मुझे तो आज तक पता नहीं। जब आप लोगों को इस तरह टेक्नोक्रेट्स के तौर पे बुलाते हैं, ये हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है, हमें बुलाया गया। तो तानिया एड्रेस जो हैं वो भी बड़ा अच्छा काम कर रही थी, तो उनको बगैर कोई प्रॉपर वजह बताए, बगैर कोई उसके ऊपर उनको उनका दफा करना चाहिए था, उल्टा एक ऐसा माहौल बना दिया गया कि जिसके अंदर हमारे लिए काम करना मुमकिन नहीं था। जी मेरे बारे में बड़ी अफवाहें फैलाई गई और फिर जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं पीटीआई के, उनके बड़े बड़े लीडर्स ने, इवन नवाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में कहा जी कि वो दवाइयों की कीमतें बढ़ गई, वो किधर हैं वज़ीर साहब। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी हूँ, मेरे पास कोई ड्यूल नेशनैलिटी भी नहीं है, मैं अपनी जॉब छोड़ के आया हूँ, मैं इस्तीफ़ा दे के आया था अपनी जॉब से जब मुझे प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया था। पॉलिटिकल आप तो नहीं थे, आप तो नॉन पॉलिटिकल थे, अपने काम से काम रहे। एक टेंशन तो होती है इलेक्टेड लोगों के दरमियान और अनइलेक्टेड कैबिनेट मेंबर्स के दरमियान, तो वो तो एक हकीकत है। तो उसके बारे में न सिर्फ कैबिनेट के अंदर बल्कि पार्लियामेंट के अंदर भी जो लोग इलेक्ट होके आते हैं, जाहिर है उनकी ख्वाहिश होती है कि उनको ओहदे मिले, वो वज़ीर बने, वो कैबिनेट मेंबर बने, तो एक टेंशन तो चलती रहती है इसके अंदर। नॉन इलेक्टेड लोग हैं और चूँकि अब ज़्यादा हैं निस्बतन शायद पिछली गवर्नमेंट की निस्बत, तो वो एक बात चलती रहती थी और वो हमारे काफ़ी तनकीद का निशाना भी बनाया जाता था, ना मुझे नहीं सिर्फ तमाम लोगों को, लोग महसूस करते हैं चीज़ों को। फिर कोविड के दौरान जब ये था, क्या कहते हैं, तकरीबन मैं डेली लाइव टीवी पे होता था, तो एक दो लोगों ने मुझे कहा भी कि आप बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहे हैं, तो इससे मसाइल पैदा होते हैं पाकिस्तान की सियासत के अंदर। मैंने कोई तवज्जो नहीं दी इसके ऊपर, ना मैं ये समझता हूँ कि इससे मसाइल पैदा होने चाहिए, अगर हुए तो सही, नहीं हुए कुछ मेरा ख्याल है कि मेरी इम्यूनिटी ठीक नहीं थी। मुंह पे कहा के कह रहे हैं आप प्रोमिनेंट ना हो, तो इंतहा है ये तो। नहीं, कैबिनेट में भी इस पर बात हुई थी। अच्छा, तो फिर आपका क्या जवाब? मेरा कोई जवाब नहीं था, मैं अपना काम कर रहा हूँ, किसी को तो बतानी है ना सूरत हाल लोगों को, तो सिर्फ वो बता रहा था। नहीं, तो उनको प्राइम मिनिस्टर ने भी नहीं वज़रा को पूछा कि आपको क्या तकलीफ है, वो काम अपना कर रहे हैं, मेरे सामने तो नहीं पूछा। तो ये खुसूसी इंटरव्यू आपने देखा है जिसमें डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ये कह रहे हैं कि काबीना में इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड लोगों के दरमियान टेंशन का माहौल है और उन्होंने इसमें बहुत सारे इंकशाफात भी किए हैं। खुसूसी इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बताया है कि वज़ीर आज़म से भारत से हर किस्म की दवाएं और उनका खाम माल मंगवाने की इजाज़त ली थी, बाद में सिर्फ जान बचाने वाली अद्वियात का शोर मचाया गया। मेरा दिफा ना करने पर हुकूमत से खासी मायूसी हुई। काबीना में मुंतखब और गैर मुंतखब अरकान में तनाव का एतराफ़ भी किया। बोले अफसोस की बात है कि गैर मुंतखब काबीना अरकान के ख़िलाफ़ मुहिम शुरू भी की गई और इस किस्म के इंकशाफात उन्होंने इस ख़ास इंटरव्यू में किए हैं। जी हाँ, वज़ीर आज़म के साबिक़ मुआविन खुसूसी आज खामोशी तोड़ चुके हैं और उनका ये कहना है कि उनके इस्तीफ़े की वजह सियासी थी। गैर मुंतखब काबीना के अरकान ने उनके ख़िलाफ़ मुहिम शुरू की थी, हुकूमत से बहुत उन्हें मायूसी हुई, ख़ुद बुलाया और उनका दिफा भी ना किया। 16 साल से बाहर था, वज़ीर आज़म की जानिब से दरख्वास्त की गई तो नौकरी छोड़ कर पाकिस्तान आया। मुझे कहा गया आप टीवी पर ज़्यादा क्यों आते हैं? काबीना और पार्लियामेंट में मुंतखब और गैर मुंतखब अफराद की टेंशन है। साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी कहते हैं चेयरमैन बनने से पहले वज़ीर आज़म को बताया था कि IMF में जाना ही पड़ेगा। बोले जो बैलेंस शीट मिली
उसको देखकर हाथ पांव फूल गए थे। बदकिस्मती से पाकिस्तान की बैलेंस शीट पर असेंबली में कभी बात नहीं होती। 4 मार्च को मैंने इमरान खान से मिला था, जब मैंने ज्वाइन करने से FPR से पहले, तो उस वक्त हम IMF में नहीं गए। मैंने इमरान खान को कहा आपकी बैलेंस शीट आउट हो चुकी है, आपको IMF में जाना पड़ेगा, आप कुछ भी कर लें, आप IMF में जाइए। $1 बिलियन की आपने इम्पोर्ट की थी, $20 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था और $20 बिलियन के आसपास का आपका था रेमिटेंसेज। आप 15 से 18 बिलियन के शॉर्टफॉल में खड़े थे। 15 से 18 बिलियन का शॉर्टफॉल पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर सकता। इमरान खान कभी नहीं चाहते थे कि ये IMF में जाएं, बट जो बैलेंस शीट हमें मिली थी हमारे हाथ पर फूल गए थे। नतीजा ये है ना सर कि पाकिस्तान की बैलेंस शीट कभी असेंबली में डिस्कस नहीं होती। वहाँ जो डिस्कस होता है पॉलिटिकल, तुमने ये किया, तुम्हारे बाप ने ये किया, मेरे बाप ने ये किया, तुम्हारे बाप ने ये हो रहा होता है। उसके बाद पूछे यार कि ये रिक्शे का किराया क्यों बढ़ गया, कहता डॉलर बढ़ गया। ये जो आपने डॉलराइजेशन ऑफ इकोनॉमी की है ना सर, इसके साथ हुंडी और हवाला और हुंडी और पैसा इधर से उधर, इसके साथ अंडर डेवलपिंग कंट्री चल नहीं सकते। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। नून लीग रहनुमा मरियम नवाज ने भरपूर मुहिम चलाई है, मुसलसल जलसे की और अब वो कामयाबी के लिए भी पुरुमीद हैं। समा के नुमाइंदे मंजर शिगरी से मरियम नवाज ने खुसूसी गुफ्तगू की, क्या कहा आइए सुनते हैं। इमरान खान साहब को क्यों ज़रूरत पड़ी कि वो अपने बाकी झूठे ऐलानात की तरह जल्दी से आकर बहुत अय्यारी के साथ सूबे का ऐलान कर दें। उन्होंने क्या एक दिन भी लगाया इसके ऊपर काम करने में। इमरान खान के हर झूठे वादे की तरह ये वादा भी झूठा है और ये एक इंतखाबी वादा है जिसका वो अमली मुजाहरा देख चुके हैं इलेक्शन से पहले, जब जनूबी पंजाब का जो सूबा है उसको सूबा बनाने का एक वादा किया था। आज तक वो ना सूबा बना ना उसके बाद में कोई बात हुई। उनको नहीं पता कि इस तरह की चीज़ें हमेशा बैकफायर करती हैं। जो अवाम के ख़िलाफ़ जराइम में मुलव्वस रहा है उसका एक ना एक दिन यौम हिसाब तो आना है। वो मुस्लिम लीग नून करे या वो अवाम खुद करे। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से गिलगित बल्तिस्तान के एक कोने से दूसरे कोने तक जिस तरह से अवाम ने मुस्लिम लीग नून के हक़ में अपनी पूरी ताकत दिखाई है, जिस तरह से अवामी इज्तमात हुए हैं, मेरा ख्याल है गिलगित बल्तिस्तान की पूरी तारीख़ में कभी इतने बड़े अवामी जलसे नहीं हुए। मुझे इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए तो इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून यहाँ पर दोबारा हुकूमत बनाएगी। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज की गिलगित में मुलाकात पर वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि ऐसी मुलाकातें PDM के तारीख मुस्तकबिल को रोशन नहीं बना सकती। ट्वीट पैगाम में शिबली फराज का कहना था कि बिलावल मरियम मुलाकात गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में इन जमातों की शिकस्त का पता दे रही है। अब ये धांधली का ढोल पीटने का नया मंसूबा तैयार करेंगे और इनके लिए वो इंतखाबात शफाफ हैं जिसमें सिर्फ वो जीते हैं। बात करेंगे मरियम नवाज की, जिनका कहना है कि मुस्लिम लीग नून फौज से बात करने के लिए तैयार है, लेकिन शर्त यह है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत को घर भेजा जाए। BBC को इंटरव्यू में उन्होंने कहा फौज से बातचीत आइन के दायराकार में रहते हुए और अवाम के सामने होगी, छुप छुपा के नहीं। मरियम नवाज ने दावा किया इस्टेब्लिशमेंट ने उनके इर्द गिर्द मौजूद बहुत से लोगों से बातचीत के लिए राबते किए हैं। ये अहम इंटरव्यू मरियम नवाज का सामने आया है। वो ये कहती हैं कि फ़ौज से बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त यह है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत को घर भेजा जाए। BBC को इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि फ़ौज से बातचीत आइन के दायराकार में रहते हुए और अवाम के सामने होगी, छुप छुपा कर नहीं होगी। मरियम नवाज ने यह दावा भी किया कि इस्टेब्लिशमेंट ने उनके इर्द गिर्द मौजूद बहुत से लोगों से बातचीत के लिए राबते किए हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खालिद अजीम साहब और अदनान आदिल साहब भी मौजूद हैं। खालिद अजीम साहब, ये इंटरव्यू एक इंतहाई अहम वक्त में सामने आया है और जिस तरह से फ़ौज से राबते की वो बात कर रही हैं और आइनी दायराकार की भी बात कर रही हैं, तो फ़ौज से किसी किस्म की शर्त रखना या मुतालबा करना ये आइनी हुदूद में आता है क्या? पहली बात तो यह है कि फ़ौज के साथ मुज़ाकरात किस चीज़ के लिए, पहले तो इस चीज़ का तयन होना चाहिए कि क्या फ़ौज कोई सियासी क़ुव्वत है, सियासी इदारा। देखें, कौमी सलामती का वो इदारा है और कौमी सलामती के उमूर पे फ़ौज के साथ बातचीत होती रही है। एक तरफ आप ख़ुद कहते हैं कि जी फ़ौज का कोई सियासी किरदार नहीं होना चाहिए और दूसरी जानिब
आप ना सिर्फ दावत दे रहे हैं बल्कि एक जो मुतालबा आपने रख दिया कि जी आपके साथ मुज़ाकरात उसी सूरत में होंगे अगर आप तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है उसको घर भिजवाएँ। ठीक है, फैक्ट है कि इससे पहले माजी में हुकूमतें जो हैं उनको भिजवाने के जो फैक्टर्स होते थे उसमें कहा जाता था कि फ़ौज ने बिलवास्ता या बराह रास्त कोई काम किया। पता नहीं ये मार्शल लॉ लगाने की दावत दे रही हैं या अगर घर भिजवाने की बात है तो कोई उसका तरीक़ेकार तो होगा, वो तरीक़ेकार भी बताएं क्या होगा। वो तरीक़ेकार यही होता है कि या तो वो असम्बली डिज़ॉल्व हो जाए। अब असम्बली डिज़ोल्यूशन के जो तरीक़ेकार हैं, आइन की बात वो कर रही हैं, इसलिए मैं ख़ुद आइन ही की बात करूँगा। उसमें या तो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म जो है वो असम्बली डिज़ॉल्व कर दे, या फिर ये है कि वो अपनी इतनी अक्सियत शो कर लें अपोजिशन वाले कि उसके बाद सदर जो हैं वो अपना एक आइनी इख्तियार उनको मिला हुआ है कि अगर कोई भी वहाँ पे मेजॉरिटी को कमांड नहीं करता तो वो असम्बली को डिज़ॉल्व कर सकते हैं। फिर उसके अलावा तो जितने तरीके हैं वो सारे के सारे गैर आइनी हैं। वो अगर वो आइन की बात करती हैं तो फिर ये भी बताएं कि वो आइन का कौन सा प्रोविजन है जिसको वो कहती हैं कि उसके नतीजे में तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है उसको घर भिजवा दिया जाए। फिर मुज़ाकरात की बात भी है कि आप बताएं तो सही कि आप उनको बराबर की सियासी क़ुव्वत समझ रहे हैं और आपका ख्याल जो आप इससे पहले कहते हैं कि जी वो एक रियासत का मातहत इदारा है, आप फिर ख़ुद क्यों उसको घसीट रहे हैं पॉलिटिक्स में और क्यों इस किस्म की का पोस्चर दे रहे हैं कि गोया वो कोई एक ऐसी सियासी क़ुव्वत है जो जिसके पास इक़्तिदार देने और इक़्तिदार लेने का जो है वो कोई मैकेनिज़्म मौजूद है। अगर ऐसा फैक्चुअली है भी तो आप उसको रिकॉर्ड पे क्यों लेके आ रहे हैं। फिर उसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा हमें इस बात की तरफ भी गौर करना चाहिए कि क्या पॉलिटिशियन जो हैं वो ख़ुद अपनी सियासी मुखालफत में इस कदर आगे जा सकते हैं कि वो हुकूमतें ख़त्म करवाने के लिए फ़ौज को मुदाखलत के लिए कहें और कहें कि उसके बाद बात। बिल्कुल खालिद साहब, आपकी ये बात काफ़ी आम है कि फ़ौज को क्या बराबर की सियासी कुव्वत समझ रहे हैं इस वक्त सियासतदान। हमारे साथ रहिएगा। अदनान साहब, मुल्क के सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स तो आवाम है और फ़ौज से बात करने के लिए हुकूमत को घर भेजने की शर्त, क्या मतलब समझते हैं इससे आप? इसका मतलब तो ये है कि वो कह रही हैं कि फ़ौज जो है वो हुकूमत का तख्ता उलट दे, एक गैर आइनी काम करे, मावराए आइन का इक़दाम उठाए और फिर हमसे बातचीत करें। वो तो ये तो आइन के ख़िलाफ़ बात कर रही हैं। ख़ुद उनकी बात के अंदर तज़ाद है। मेरा ख़्याल है वो बिल्कुल गलत बयानी से काम ले रही हैं। उनको कोई मैसेज नहीं किया है फ़ौज की तरफ से बातचीत करने का। वो सिर्फ़ अपने वर्कर्स का मोराल बुलंद रखने के लिए और अपने सपोर्टर्स को ये यकीन दिलाने के लिए कि हम बहुत अहम हैं, ये तासुर देने की कोशिश कर रही हैं। उनकी पार्टी टूट फूट का शिकार हो चुकी है, लोग छोड़ के जाना चाह रहे हैं। बहुत से लोग जो हैं वो मुखालफत कर रहे हैं पार्टी मीटिंग्स में नवाज़ शरीफ के बयानिए की। जिस तरह हमने देखा कादिर बलोच, सना जहरी, बलूचिस्तान में तो बिल्कुल उनका सफाया हो गया। पंजाब में भी बहुत से MPs हैं, बहुत से लोग हैं जो उनके बयानिए से इत्तफाक नहीं रखते हैं। तो वो अपनी पार्टी का मोराल बुलंद रखने के लिए एक तासुर दे रही हैं। ये फीलर उन्होंने छोड़ा है कि फ़ौज हमसे बात। अदनान आदिल साहब, कता कलामी के लिए माजरत, आप साथ ही रहिएगा। वफाकी वज़ीर शेख रशीद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, आपने मरियम नवाज़ का इंटरव्यू सुना। वो ये कह रही हैं कि फ़ौज से बात करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन शर्त उनकी ये है कि आइनी दायराकार में रहते हुए वो हुकूमत को घर भेज दें और वो बाद में आइनी दायराकार में करेंगे। यानी अंदाजा लगाएं कि हमें घर भेजना आइनी दायराकार है और उनको लाना जो है वो आइन है। इससे ज्यादा नापुख्ता, गैर जिम्मेदाराना और गैर सियासी, एक तरफ आप फौज को कहते हैं सियासत में नहीं घसीटना और दूसरी तरफ उनको सियासत में घसीटते हैं। और फौज जो बरमला ये कह चुकी है कि हमें सियासत में नहीं आना, जो मुंतखब हुकूमत है उसके साथ खड़े होना है। आज तो मेरे ख्याल वो जो उन्होंने बयान दिया है इस पे तो बड़ी हलचल बिचेगी। ये तो फौज को बराह रास्त दावत दे रही है कि इमरान खान को हटाएं, तो बस फिर ठीक है। इमरान खान का नाम जो है वो उनको खटकता है दिले यज़दा में कांटे की तरह। तो ये बहुत ही छोटा बयान है और गैर जमहूरी, गैर आइनी बयान है। लेकिन शेख साहब, वजह क्या आपको लगती है? मुस्लिम लीग नून अब इस किस्म का बयानिया देने पर आ चुकी है, तो इसकी वजह क्या हो सकती है? पार्टी के अंदर ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं, उसकी पार्टी के अंदर कई अराकीन जो हैं इस बयानिए से खुश नहीं है। और मैं बहुत पहले ये कह चुका हूँ कि दिसंबर से 20 फरवरी तक इस बयानिया पिट जाएगा और इसके अंदर से लोग इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। अब शेख साहब वो ये भी कह रही है कि तमाम स्टेक होल्डर से बात हो सकती है, तो स्टेक होल्डर्स में हुकूमत भी आती है,
लेकिन उनकी जानिब से कहा गया कि हुकूमत से नहीं लेकिन अवाम से बात हो सकती है। वो अवाम से तो रोज बात कर रही है, मीडिया का नाम अवाम है, जो मीडिया में है वो अवाम में है। अब ये तो बेवकूफ लोग हैं जो जलसे और जुलूस खेल रहे हैं। इतना स्ट्रांग मीडिया है और इतने व्यूअरशिप है, जो मीडिया में आ रहा है वो अवाम में आ रहा है। मीडिया और अवाम में क्या फर्क है? जो जलसे कर रहा है अपना वक्त जाया कर रहा है और पैसे जाया कर रहा है। अच्छा शेख साहब, आपने कहा कि इस बयानिए की वजह यह हो सकती है कि अंदर से फूट सामने आ रही है। आपको लगता है कि जो बयानिया नवाज शरीफ का है गुज़श्ता दिनों में खासा सख्त भी रहा, लंदन का बयानिया और पाकिस्तान का बयानिया आगे चलकर एक होता दिखाई दे रहा आपको? शेख साहब सुन पा रहे हैं आप? शेख साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। शेख रशीद साहब, आपने वक्त दिया, आपका शुक्रिया। खालिद अजीम साहब, आपने शेख रशीद साहब की गुफ्तगू सुनी और आप भी इससे पहले यही कह रहे थे कि इस किस्म का बयानिया देना, जिस तरह से पार्टी के अंदर से मुखालिफत उठ रही है और टूट फूट का शिकार पार्टी हो रही है, उसकी एक वजह यह भी हो सकती है। तो ये बयानिया मुस्लिम लीग नून को आगे चलकर कोई फ़ायदा दे सकता है या नुकसान होगा मजीद? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि अपने वो पहले बयान से यकसर उन्होंने इसको कहा जा सकता है कि यू टर्न ले लिया। पहले तो वो कहते हैं कि सियासी मामलात जो हैं वो हम सियासी लेवल पे उसको हम डील करेंगे और फ़ौज जो है वो उसकी इसमें उसका कोई रोल होना नहीं चाहिए। लेकिन जब अब वो फ़ौज को कह रहे हैं कि उसको हटाएं, तो इसका मतलब है कि वो फ़ौज का एक रोल ख़ुद तस्लीम कर रही हैं, जो पार्टी का एक्चुअल बयानिया है उसकी खिलाफ वर्जी है। और मैं ये समझता हूँ कि वो जो वोट को इज़्ज़त दो वाली बात है, अगर ऐसी बात है तो आप के लिए वोट का मैदान हाजिर है। वो अवाम के साथ बात की जो बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि अवाम के साथ बात या फिर आगे से अवाम का रद्द अमल वो तो सिर्फ इलेक्शन पे सामने आता है। इलेक्शन जब होंगे तो फिर उस वक्त होंगे, या तो कोई ऐसी फिजा पैदा हो जाए, आपके पास इतना ज़ोर अगर है कि आप असम्बली के अंदर जो है वो जिच कर दें मौजूदा हुकूमत को और असम्बली मौजूद ना रहे, तो फिर आपके आवाम के साथ बात करने का या आवाम से रजू की नौबत आ सकती है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आवाम से राब्ते का जो आपका ज़रिया है वो आप उसको चलाते रहें और आवाम भी अपने तौर पे जिस अंदाज में रद्द अमल दे सकती है वो देती रहेगी। अब इसमें थोड़ी सी इस चीज़ को जो है वो सामने रखना ज़रूरी है कि बड़ा मुश्किल हुआ है PMLN के लिए अपना वो जो चीज़ लेके चले थे और अपने आप को जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट पार्टी के तौर पे वो ठीक है। खालिद साहब, कतई कलामी की माजरत, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शहबाज गिल साहब, यकीनी तौर पर आपने इंटरव्यू सुना होगा, फ़ौज से इमरान खान को घर भेजने का मुतालबा कर रही हैं इस वक्त मरियम नवाज, क्या कहती हैं आप? का बहुत शुक्रिया। देखिए, एक बात तो आपको नजर आ गई, ये जो एक हमें बेसिकली शेर के रूप में गीदड़ थे, असल में असलियत जिनकी थी, आपको ये तो नजर आ गई कि दोबारा एस्टेब्लिशमेंट के पांव पड़ने को आज से तैयार हो गए। ये वही थे जो कह रहे थे बात नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। आज वापस एक जमहूरी हुकूमत होने के बावजूद वो कह रही हैं कि अगर हुकूमत को घर भेजें तो हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करने को तैयार हैं। यही काम इन्होंने पहले किए सारी जिंदगी, इनके वालिद ने, इनके चचा ने, अब ये वही काम रिपीट करना चाहती हैं। लेकिन ये तो बात करना चाहती हैं, लेकिन कोई ये पूछे इनसे कि क्या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट हो या कोई और इदारा हो, वो अब क्या इनसे बात करना चाहता है? बिल्कुल भी नहीं। इसकी वजह क्या है कि इन सांपों को सबने देख लिया दूध पिला के। इनके वालिद को यहाँ तक पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने ही पहुंचाया था, लेकिन उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान को ही डसा। इनको भी बहुत सारी मुराद जो है वो पाकिस्तान के बहुत सारे जो सकाफत को, कल्चर को, पाकिस्तान की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, सकाफत, कल्चर, औरत की इज्जत, उसके रूप में बहुत सारी चीज। लेकिन शहबाज गिल साहब, ये गिलगित बल्तिस्तान की मुहिम से पहले नवाज शरीफ का बयानिया तो मुख्तलिफ रहा है। वो तो ये कहते रहे कि एस्टेब्लिशमेंट का किरदार पाकिस्तान की सियासत में नहीं होना चाहिए। तो अब इस बयानिए के बदलने की वजह क्या लग रही है आपको? खालिद अजीम साहब, यही सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान की एक मुहिम चल रही है, इससे पहले तो बयानिया नवाज शरीफ का वाज़ेह था कि एस्टेब्लिशमेंट का किरदार पाकिस्तान की सियासत में नहीं होना चाहिए। अब इस बयानिए की बदलने की वजह क्या लग रही है?
लेकिन ये वजह तो बेहतर उनको पता होगी। मैं तो समझता हूँ कि ये कंफ्यूज स्टेटमेंट है, या फिर इस तरह से कि वो फ़ौज को बैकफुट पे लाने के लिए ये तासुर देने की कोशिश कर रही हैं। और अगर उनसे बात करें तो वो दलील भी देंगे कि चूँकि हमने फ़ौज को इसलिए कहा है कि जी इमरान खान को हटाएं, क्योंकि इमरान खान को लाए भी वो थे मुसल्लत करने का। वो बार बार कहती हैं कि जी इमरान खान को फ़ौज ने मुसल्लत किया है, इसलिए हम उनसे ये मुतालबा कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब आप अवामी क़ुव्वत हैं तो फिर उसके बाद आपको अवाम ही के तरीक़ेकार से, अवाम ही के ज़रिए से ये सारा मामला जो आगे लेके चलना चाहिए। और अगर आप में कोई इतनी ताकत है तो आप अपनी सियासी माहौल इस अंदाज़ का पैदा कर लें कि नए इंतखाबात जो हैं उनकी तरफ मामलात जाएँ, और फ़ौज जो है वो उसको जो आप कह रहे हैं, यानी जो आप रोल उनको देना चाह रहे हैं बकौल आपके कि जी वो हुकूमतें बनाते हैं और हुकूमतें गिराते हैं, तो इससे आप अपनी बात की नफ़ी कर रहे हैं, आप ख़ुद उनका सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये कन्फ्यूजन का शिकार मुझे तो लग रहा है। उनका सारा ये सारे का बयानिया जो है मुझे ऐसे लग रहा है कि उनको पता ही नहीं कि उन्होंने क्या कहना है और इस चीज़ के क्या मुज़मरात होंगे। उससे बेनियाज होकर ये बात कर रहे हैं। वो बात बिल्कुल दुरुस्त लगती है कि किसी हद तक जो उनको इस वक्त सामना है इस बात का कि जो पार्टी के अंदर से लोग छोड़ के जा रहे हैं, या ये एक तासुर ये पैदा हो गया है कि ये फ़ौज के साथ मुतसादम है, उस मौक़िफ़ को एक नरम साबित करने के लिए कि जी नहीं, फ़ौज के साथ तो हमारी कोई ऐसी ज़ाती दुश्मनी नहीं है, फ़ौज के साथ तो हम बात भी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक तो हम उसको ओपन इसलिए करना चाहते हैं ताकि कोई बंदा ये ना कहे कि जी हम कोई रिलीफ मांगने गए थे, लेकिन साथ साथ वो ओपन रिलीफ मांग भी रही हैं कि इमरान खान की हुकूमत जो है वो उसको ख़त्म किया जाए। ज़ाहिर है इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करने की सूरत में तो वो उनको उन्हीं को एक रिलीफ मिलेगा। ये वो सारी वो बिल्कुल खालिद साहब, कई और अहम बातें हैं जो उनकी जानिब से की गई। हमारे साथ रहिएगा। मरियम नवाज का दावा है कि जेल में उनके कमरे और बाथरूम में कैमरे लगाए गए, जेल में अपने साथ होने वाला सलूक बता दिया तो हुक्मरान मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। न्यू टीवी को इंटरव्यू में उनका कहना था कि उनकी निगरानी की जा रही है। जब उनके साथ ये सलूक किया जा रहा है तो पाकिस्तान में हर कोई औरत महफूज नहीं है। उन्होंने मजीद क्या कहा और क्या इंकशाफात किए वो आपको सुनवा देते हैं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब, मरियम नवाज का आज मुतालबा सामने आया और वो ये कह रही है कि फ़ौज मुंतखब हुकूमत को घर भेजे। देखिए ना, यही तो बात यह है कि 3 दिन पहले उनकी तकरीरें उठाएं, फिर उनके वालिद साहब की जो तकरीरें हैं गुजरांवाला में, कोयटा में उठाएं, वो तो आइन की बड़े इस वक्त जो है वो बने हुए थे कि उनसे ज़्यादा आइन का कोई जानता ही नहीं है और उनसे ज़्यादा आइन का कोई रखवाला ही नहीं है। और 3 दिन के बाद ही वो अपने मौक़िफ़ से बिल्कुल उल्टी कलाबाजी खा गए हैं और अब वो कह रहे हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट जो है वो हमारी मदद करे और हुकूमत को घर भेजे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो इस वक्त PMLN का बयानिया है क्या वो आइन और कानून के साथ उसकी बात करना चाहते हैं या वो फिर मार्शल लॉ चाहते हैं जिसमें उनका हिस्सा बने। और इस वक्त जो वो गुफ्तगू कर रहे थे और जो कह रहे थे कि फ़ौज से हम कभी भी बात नहीं करेंगे, अब वो घुटनों के बल फ़ौज से भीख मांग रहे हैं मुज़ाकरात की और बात करने की। तो वो अगर इतना उनका हौसला ही नहीं था तो फवाद साहब, सिर्फ शर्त या बात नहीं हो रही बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि हुकूमत को घर भेजा जाए। देखिए ना, हुकूमत को घर भेजने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप नो कॉन्फिडेंस मूव लाएंगे और दूसरा तरीका ये है कि वज़ीर-ए-आज़म खुद सदर साहब को मशवरा दें कि नए इलेक्शन कराए जाएं। तीसरा, हमारे आइन में तो कोई गुंजाइश नहीं है। और तीसरा, अगर वो मुतालबा कर रही हैं दोनों के अलावा तो जाहिर है वो मार्शल लॉ का मुतालबा कर रही हैं। और मरियम नवाज को वाज़ेह करना चाहिए कि क्या वो मुल्क में मार्शल लॉ लगवाना चाहती हैं या फिर मेरा मशवरा ये होगा कि पहले दोनों बाप बेटी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस कर लें, आपस में बैठ जाएं नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज, और आपस में तो तय करें वो चाहते क्या है। एक दिन एक बात करते हैं, दूसरे दिन दूसरी बात करते हैं, तीसरे दिन तीसरी बात करते हैं। और PDM खुद भी एक चूं-चूं का मुरब्बा है जिसमें एक पार्टी एक बात कर रही है, दूसरी पार्टी दूसरी बात कर रही है। तो जब तक ये लोग अपना एक कोई इनके साथ मुज़ाकरात करेगा कौन, क्योंकि किसी को पता ही नहीं कि उनका मुतालबा क्या है, किसी को पता ही नहीं, वो रोज बदल जाते हैं। मेरे नज़र में इस वक्त जो फवाद साहब, आपका ये कहना है कि हर रोज मुस्लिम लीग नून के बयानात बदल रहे हैं, कोई एक मुतालबा वाज़े नहीं है। आपने वक्त दिया, आपका शुक्रिया। अदनान आदिल साहब और खालिद अजीम साहब, आप भी साथ थे, आपका शुक्रिया।
ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।